अस्सलाम वालेकुम गाइस। बच्चों, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है डेविड एस्ले की बुक से आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स लीनियर अलजेब्रा। बच्चों, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले वो आपके पास क्या कह रहा है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। इसके लिए आप सबसे पहले एक एग्जांपल देखो। वो कह रहा है जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो एक्स से ए एक्स में, तो आपके पास वेक्टर्स जो होते हैं वो वैरायटी ऑफ डायरेक्शंस में मूव करते हैं। इसका क्या मतलब है, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको एक नया वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, और वो वेक्टर किस टाइप का होता है ये डिपेंड करता है इस ए पर और इस एक्स पर। तो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यू इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड वी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। द इमेजेस ऑफ यू एंड वी अंडर मल्टीप्लिकेशन बाय ए इज गिवन एज। अब उसका इमेज बता रहा है कि अगर हम इसका इमेज यहाँ पर इस तरह ड्रॉ करते हैं, वैसे तो ग्राफ्स आपका पोर्शन नहीं है, पर वो वैसे आपको बता रहा है कि अगर आप इस तरह ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपके पास क्या होता है। वो कहता है आपके पास एक्चुअली जो ए वी होता है, ए को जब आप वी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऐसी ही वैल्यू आती है जैसे हम टू वी से मल्टीप्लाई करें तो आती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि आप ए को डायरेक्टली वी से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वही आंसर आता है जो डी टू वी का आता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये जो ए मैट्रिक्स है, ये वी को स्ट्रेच कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, टू टाइम्स वी कर देता है। पहले ये सिर्फ वी था, अब इसके साथ अगर हम टू मल्टीप्लाई करेंगे या ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू वी बन जाएगा। जब ये टू वी बन जाएगा तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है ये अब डायलेट हो गया है या स्ट्रेच हो गया है, बड़ा हो गया है। ठीक है, तो बच्चों अब वो आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर बता रहा है। वो कहता है एन आइगन वेक्टर ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए is a non-zero vector x such that ax is equal to lambda x for some scalar lambda। हाँ जी, वो क्या कहता है, आइगन वेक्टर क्या होता है? आइगन वेक्टर इस x को कहते हैं। ठीक है, इस x को जब हम ए को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जवाब में हमें कोई ऐसा x का मल्टीपल मिल जाए जो कि इसके साथ कोई स्केलर एग्जिस्ट करता हो, उस स्केलर को यूजली हम लैम्डा कहते हैं। और हम कहते हैं ए एक्स इज इक्वल टू 4 लैम्डा, ए एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ए एक्स इज इक्वल टू, इस तरह की कोई भी टर्म जब आपके पास आ जाती है जिसके साथ कोई वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होता है और एक स्केलर भी, तो आप कहते हो कि वो जो वेक्टर है जो इस एक्स की फॉर्म में है, ये वेक्टर आपके पास आइगन वेक्टर है। और आइगन वैल्यू क्या होती है? ये जो लैम्डा, जो स्केलर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा होता है आंसर में, वो हमारे पास आइगन वैल्यू होती है, इसे हम लैम्डा कहते हैं। वो कहता है आइगन वेक्टर होगा तो आइगन वैल्यू होगी, आइगन वैल्यू नहीं होगी तो आइगन वेक्टर भी नहीं होगा, यानी ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल मेंशन की गई है, लेट ए इज इक्वल टू 1 5 6 एंड 2। तो बच्चों यहाँ पर वो आपको क्या कह रहा है, यू दिया है, उसने वी दिया है। अब उसने कहा आप बताओ कि आर यू एंड वी आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, क्या ये यू और वी आइगन वेक्टर है या नहीं है? तो बच्चों अगर हम इसको आइगन वेक्टर बताना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ए को पहले यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, जैसे ये देखो मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास आंसर आया -24 और 20। तो हमने देखना है कि क्या इन दोनों में कोई ऐसा नंबर है जो मैं बाहर कॉमन निकालूं तो वापस मेरे पास ये वाला यू ही बन जाए। तो आपने देखा यहाँ पर एक -4 ऐसा नंबर है जो मैं बाहर निकालूं तो अंदर क्या बन रहा है, यू। तो इसका मतलब मैंने लिख दिया -4 यू। अब देखो ये बन गई कंडीशन, ए यू इज इक्वल टू -4 यू। इसका मतलब हमारे पास यही कंडीशन थी जब हम आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यू की बात करते हैं, तो हमने यही कहा था ना कि ए यू को लिखा जा सके किसी भी मल्टीपल ऑफ यू की फॉर्म में। तो यहाँ पर -4 इसका क्या है, आइगन वैल्यू है, यानी लैम्डा। ठीक है, और यू क्योंकि इस फॉर्म में लिखा गया है, इस पूरी फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं कि यू आइगन वेक्टर है। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक ऑपोजिट एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं ये v है, अब हम चेक करने लगे हैं क्या वह आइगन वेक्टर है या नहीं। तो हम a के साथ v को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया -9 और 11। अब हमें पता है -9 और 11 आपस में को प्राइम है, यानी इन दोनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक दूसरे से मैच करता हो। आपको पता है 9 की जगह में 11 नहीं आता, 11 की जगह में 9 नहीं आता, और इसके अलावा कोई ऐसा टेबल एग्जिस्ट नहीं करता जिसके अंदर 9 और 11 दोनों आए। इसका मतलब हम इसमें से कुछ भी कॉमन बाहर नहीं निकाल सकते।
अगर हम कुछ कॉमन बाहर नहीं निकाल सकते, इसका मतलब हमें लैम्डा भी नहीं मिल सकता। क्योंकि लैम्डा नहीं मिला, इसका मतलब ये आइगन वेक्टर नहीं है वी। ठीक है, वी आइगन वेक्टर नहीं है, यू आइगन वेक्टर है। तो आपने जब भी ये बताना होगा कि कोई मेंबर किसी का आइगन वेक्टर होता है या नहीं होता, तो आपका बस इतना सा काम होगा कि आप उस मेंबर को उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर तो उसमें से आप कुछ कॉमन बाहर निकाल लेते हो कोई स्केलर, तो आप कहोगे ये आइगन वेक्टर है। और अगर वो आप उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकोगे, तो वो आइगन वेक्टर नहीं होगा। उसके बाद बच्चों एग्जांपल नंबर 3 है, शो दैट 7 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इन एग्जाम्पल 2। वो कहता है एग्जाम्पल 2 में आपको ए दिया गया था जिसकी वैल्यू थी 1652। तो वो कहता है आप बताओ 7 जो है वो आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स की या नहीं, एंड फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। हाँ जी, अब पहले तो उसने आपको खुद ही वी और क्यू दे दिया था, यानी आपको आइगन वेक्टर्स के लिए मैट्रिसेस गिवन कर दिए गए थे। आपने सिर्फ ये चेक करना था कि क्या वो उसका वेक्टर है या नहीं है। अब आपको मैट्रिसेस खुद से बनाना पड़ेगा, और मैट्रिक्स खुद से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बताया है कि 7, आपने बताना है कि वो आइगन वैल्यू है या नहीं। तो हमें पता है आइगन वैल्यू जो भी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। इसका मतलब हमने देखना है कि 7 जो है वो लैम्डा है या नहीं। तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू की बेसिक कंडीशन होती है वो होती है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बी, सॉरी लैम्डा एक्स। ठीक है, यानी ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम होता है। ये लैम्डा जो होती है ये हमारे पास क्या होता है, आइगन वैल्यू होती है। और ये अगर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तब हम कह सकते हैं कि ये एक्स क्या है, आइगन वेक्टर है, और लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमने यही कंडीशन अप्लाई की, हमने कहा ए एक्स इज इक्वल टू 7x, हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, हमने कहा इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। क्या मतलब, यानी कि देखो अगर मैं इसका सॉल्व करती हूँ इसको, तो मेरे पास इसका आंसर जीरो के अलावा कुछ आना चाहिए। ठीक है, क्यों जीरो के अलावा कुछ आना चाहिए इस पूरे का आंसर, क्योंकि आइगन वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगी ना अगर राइट हैंड साइड पर कुछ कॉमन निकल आए। अगर ये चीज सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड जीरो बन जाएगी, तो ना मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकती हूँ, जो कॉमन निकलेगा वो भी जीरो होगा। तो आपके पास लैम्डा जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या होना चाहिए, आपने यहाँ पर देखा कि अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह लिखें कि 7x को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ए एक्स माइनस 7x इज इक्वल टू जीरो, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब अगर मैं इसमें से x कॉमन लेना चाहती हूँ, तो मैंने इस x को कॉमन ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पर ये a है, ये भी एक मैट्रिक्स है। 7 अगर अकेला देखा जाए तो ये एक नंबर है। ठीक है, ये एक स्केलर नंबर है, और अगर हम एक्स बाहर निकाल लेते हैं तो इस साइड पर सिर्फ स्केलर की कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। हमारे पास जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए वो इस फॉर्म में करनी चाहिए कि आपके पास इधर मैट्रिसेस हो। तो हमने एक्स को बाहर निकाल दिया, अब अंदर हमने इसके साथ इस आई को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 7 है अकेला ये स्केलर है, लेकिन ब्रैकेट वाली टर्म्स को हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया है। ये बन गया -7i। इसके साथ आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब बच्चों अगला काम क्या है, अगला काम यह है कि जो ब्रैकेट वाली टर्म है हमने इसको जस्टिफाई करना है, यानी हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे। अब ए की वैल्यू हमें पता है पिछली एग्जांपल से 1652 है, 7 एक स्केलर है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जब आप 7 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 0 0 7 इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अब आपने a -7 आई यानी ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व किया, आपके पास वेक्टर आया -6 5 6 और -5। तो बच्चों उसके बाद आपका नेक्स्ट काम क्या है, वो कहता है द कॉलम्स ऑफ a -7i आर ऑब्वियसली लीनियरली डिपेंडेंट। वो कहता है ये जो है कॉलम्स इसके ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और क्यों है बच्चों, देखो एक के साथ माइनस का साइन यहाँ पर है, एक के साथ माइनस का साइन यहाँ पर है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि बच्चों जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, तो देखो यहाँ पर आपके पास -6 और 5 है। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे लिखते हो -6 और 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो, डिटर्मिनेंट लेते हो, तो 6 5 जार 30 माइनस, फिर इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 30, आंसर क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि क्योंकि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, इसलिए ये लीनियरली डिपेंडेंट है और इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब अगर इसका आंसर कुछ ऐसा नंबर आए, 0 के अलावा कुछ आ जाए, तो आप कहते हो 7 आइगन वैल्यू है। ठीक है, जब आप इसको a -7i को सॉल्व करते हो, आपके पास आंसर 0 के अलावा कुछ आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7 है ये इसकी आइगन वैल्यू है। हमने आइगन वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करना चाहते हैं। तो आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए ये जो a -7i है,
इसके साथ, क्योंकि राइट हैंड साइड पर जीरो का साइन है, जीरो है, ठीक है, तो हमें पता है लास्ट वाली जो रो है वो जीरो को बोल्ड लफ्ज में लिखा हुआ है इसने, तो इसका मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स की वो बात कर रहा है, वेक्टर की बात कर रहा है। तो आपने क्या किया, इस A-7I और इस जीरो जीरो को आपने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में लिख दिया। लिखने के बाद आपने कोशिश करनी है कि ये किसी तरह हमारे पास क्या बन जाए, हमारे पास ये 1001 वाली फॉर्म बन जाए, ठीक है। इसके ऊपर हमने रो ऑपरेशंस अप्लाई किए, इसको हमने बनाने की कोशिश की। अब यहाँ वन बनना चाहिए था लेकिन नहीं बना, लास्ट रो क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो इसका मतलब हम यहीं तक अपना जो प्रोसीजर होता है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला, वो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब देखो वो नेक्स्ट कह रहा है, the general solution has the form x2 into 1 1. Each vector of this form with x2 is not equal to 0 is an eigenvector corresponding to lambda is equal to 7. तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअली यहाँ पर देखो 1 0 0 सिर्फ एक रो निकली है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि इसके अंदर सिर्फ सोल्यूशन क्या है, 1 1. Each vector of this form with x2 is not equal to 0 is eigenvector. कहता है जोन सा भी वेक्टर इस फॉर्म का एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर से हम x2 को कॉमन निकाल सके, और x2 जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तमाम वेक्टर्स को हम कहेंगे कि क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 7 आइगन वैल्यू बन रही थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई आइगन वेक्टर हमेशा हमें जरूर मिलेगा। तो बच्चों ये काम था हमारा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फॉलो करने का। जब भी आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों बेसिस आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ी थी, आपकी एग्जांपल नंबर 4 इसी के बारे में है। ए उसने आपको गिवन किया है, उसने कहा इसकी आइगन वैल्यू 2 है, फाइंड अ बेसिस फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस। तो जब भी आपने कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस निकाल ली है, आपको पता है आपने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि ये इसकी आइगन वैल्यू है। हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में देख लिया हमने, लैम्डा एक्स को इस तरफ लेके गए थे, यानी ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हम x कॉमन ले लेते थे, और हमारा अगला काम क्या होता था, a माइनस लैम्डा आई मतलब के आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में लिखते थे। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो ब्रैकेट वाली चीज होती थी हम उसको सॉल्व करते थे, यहाँ उसने आपको खुद बताया आइगन वैल्यू क्या है, 2। तो इस लैम्डा की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 2। अब ब्रैकेट वाली चीज को ही उन्होंने यहाँ पर लिया है a-2i। अब आप इसको सॉल्व करना, आपको पता है आप a लिखो, 2i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपके पास इस फॉर्म का आ जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे, आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद बच्चों रो रिड्यूस द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, उसके बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या होता था, हमने इसको रिड्यूस करना होता था एचेलॉन फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ पर उसने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, लास्ट दोनों रोज जो थी वो जीरो हो गई हैं। उसके बाद वो कहता है एट दिस पॉइंट इट इज क्लियर टू इज इंडीड एन आइगन वैल्यू बिकॉज द इक्वेशन a-2x हैज फ्री वेरिएबल्स। हाँ जी, हमें फ्री वेरिएबल्स का कंसेप्ट भी 4 चैप्टर में पढ़ा था, x1 x2 x3। अब आपको पता है इसमें x1 की वैल्यू अगर हम इसको कन्वर्ट करें x वाली फॉर्म में, तो बच्चों ये कैसे लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है x1 2x1 माइनस x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और लास्ट वाली दोनों रोज क्योंकि 0 0 हो चुकी हैं, तो इसका मतलब x2 भी फ्री है और x3 भी क्या है, फ्री है, ठीक है। तो अगर आप पहले वाले में से x1 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे, आप लिखोगे x1 इज इक्वल टू x2 माइनस 6x3, ठीक है। और ये जो x1 के साथ 2 था वो जाके दोनों साइड पर मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास बन गया है x1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 और 2 जब आपस में डिवाइड होंगे तो 3x2, ठीक है। और बच्चों इसके बाद आपके पास x1 की ये वैल्यू है, x2 फ्री वेरिएबल है, x3 भी फ्री वेरिएबल है। तो अब आप क्या करोगे, आप इन तीनों को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे, x1 x2 x3, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिख दोगे, x1 के लिए आपके पास जो फ्री वेरिएबल्स होते हैं उनको बाहर लिखना होता है आपने, ठीक है। x1 की जगह इसकी वैल्यू पुट की x2/2, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 1 एंड 0। और अगले वाले केस में आप x3 बाहर निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा -3x3
यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। तो बच्चों आपने इस तरह इसको सॉल्व करना पहले पढ़ा है, आपने इस तरह ही इसकी x की वैल्यूज निकाली फ्री वेरिएबल्स के हिसाब से। अब आपके पास दो वेक्टर्स आ गए हैं, एक x2 फ्री वेरिएबल और एक x3 फ्री वेरिएबल। और आपने पढ़ा था जो भी आपके पास फ्री वेरिएबल्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं मैट्रिसेस, वही आपके क्या होते हैं, एक्चुअली वही आपकी बेसिस बनाते हैं। तो यहाँ पर बेसिस बनाने वाले कौन से एलिमेंट्स हैं, ये दो एलिमेंट्स इसकी बेसिस बना रहे हैं। ठीक है, तो यही आपका काम है, पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बस आपने ये जो इसकी वैल्यूज निकालनी होती है x1 x2 x3 की, वो आप किसको बना के निकालते हो, a-2i को। उसके बाद बच्चों को कह रहे हैं द आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। हाँ जी, वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक थ्योरम है छोटा सा कि आइगन वैल्यूज जो होती हैं किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। हाँ जी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि जिसके नीचे वाले एलिमेंट्स 0 0 हो। ठीक है, जिसके नीचे वाले एलिमेंट 0 हो या ऊपर वाले एलिमेंट 0 0 हो डायगोनल के ऊपर वाले। तो वो कहता है जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स होता है उसकी एंट्रीज जो होती हैं वो उसके मेन डायगोनल की एंट्रीज होती हैं। यानी आपको पता है जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, देखो उसने किया a-λi। अब आपको पता है ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसकी नीचे वाली जो रोज हैं वो 0 होंगी, यानी 0 0 डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स। और लैम्डा आई का मतलब है आपने यहाँ पर आई के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा। तो आप इन दोनों को जब माइनस करोगे आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। जब ये फॉर्म बनेगी उसके बाद आपको पता है कि इसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये चीज इक्वल टू 0 होगी। तो आप कहोगे जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं सिर्फ वही उसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये सेकंड वाला थ्योरम है, इफ v1 से v आर आर आइगन वेक्टर्स दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज। वो कहता है हर आइगन वैल्यू के लिए अगर हमारे पास आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या क्या केस होता है वो आपको पता है, हमने इससे रिलेटेड पहले एक थ्योरम भी किया था। आप इसे इस फॉर्म में लिखते हो, लिखने के बाद आपने ये बताना होता है कि इसकी राइट हैंड साइड 0 के इक्वल है। तो इसके लिए उसने यहाँ पर सारी वर्किंग की है, वर्किंग करने के बाद इसके पास राइट हैंड साइड पर 0 आ गया है, जिसका मतलब है वो आइगन वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब बच्चों इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करनी है। आपने देखना है सब फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है इफ लैम्डा इज इक्वल टू 2 इज आइगन वैल्यू। बताएं होता है या नहीं होता। तो बच्चों आपको पता है आपने क्या करना है, अगर 2 उसकी आइगन वैल्यू है तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले फाइंड करना है a-2i। ठीक है, आपने फाइंड किया a-2i, क्योंकि हमारे पास लैम्डा आई तभी कंडीशन एग्जिस्ट करती है ना अगर आइगन वैल्यू ही हो। तो हम कहते हैं कि a-2i ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी तब एग्जिस्ट करती है। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास 2 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1। आप a-2i फाइंड आउट कर सकते हो। जब आपने a-2i फाइंड आउट किया तो आपके पास क्या हुआ है यहाँ पर, आपके पास बच्चों यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ गया। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आएगा उसमें कहीं भी 0 0 0 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास सारी वैल्यू जो होगी, सारा मैट्रिक्स जो बनेगा वो नॉन जीरो बनेगा। आप कहोगे कि क्योंकि ये नॉन जीरो है इसका मतलब इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और 2 आइगन वैल्यू है। इसी तरह उसने -2 के लिए पूछा है। तो बच्चों जब आप a के साथ -2i को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका भी आपके पास इसी तरह इसी फॉर्म में आपके पास बन जाएगा a+2i। यानी आपके पास आपने क्या करना है, अब आपकी आइगन वैल्यू क्या है, -2। तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कहते हो, a-λi ऑफ x। तो अब अगर लैम्डा नेगेटिव है यानी लैम्डा की वैल्यू है -2, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, +2, यानी a+λi इसकी बात होगी। ठीक है, तो आपके पास ए भी गिवन है, लैम्डा क्या है 2। ठीक है, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों को ऐड करो, अगर आंसर 0 0 के अलावा कुछ और आएगा, यानी आपके पास ये आंसर नहीं आना चाहिए 0 0 0 एंड 0। अगर ये आंसर आ जाएगा तो वो आइगन वैल्यू नहीं होगी, अगर इसके अलावा कोई आंसर आएगा तो वो आपके पास आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो कभी भी इसने जीरो वेक्टर नहीं होना, बाकी जब मर्जी जो मर्जी आंसर आ जाए इसने हमेशा आपके पास क्या आइगन वैल्यू बन जाना है।
उसके बाद बच्चों थर्ड वाला देखो, is 1 4 is an eigenvector of -3 -3 1 1 8 1 8, if so find the eigenvalue। हाँ जी, अब आपको उसने आइगन वेक्टर पूछा है, ठीक है। तो आइगन वेक्टर पूछा है तो आपको पता है कि आपने क्या करना होता है, आपने इस ए और इस, ये जो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला -3 1 और 8, और इस 1 4 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप इसको, इसके अंदर से जो भी मेंबर आएंगे, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो, जब आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, -3 -3 1 एंड 8, और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 और 4 को। अब आपको पता है डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करें तो आपके पास क्या आता है, -3 +4, और नीचे क्या बन जाएगा, -3 +32। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 29, ठीक है। अब आपने देखना है ये जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या 1 और 29 में से कुछ कॉमन निकल सकता है। आपको पता है इसमें से कुछ भी कॉमन बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते कि कोई यहाँ पर मेंबर सी बाहर हो, ठीक है, और ये 1 और 29 यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंबर नहीं आया, यानी लैम्डा की वैल्यू बाहर नहीं आई, तो आप कहोगे इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास